हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनवायरनमेंट की सीरीज में जो घटना चक्र की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया उसमें लेक्चर 3 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन चक्र और जल चक्र। कार्बन चक्र यानी कार्बन साइकिल, जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम आरओ एग्जाम, यूपीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कार्बन चक्र होता क्या है, कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में आता कहाँ है, कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो कार्बन होता क्या है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघट्य से यानी कि अपघटन से जीवधारियों के, अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि हमें ये जानना है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है। तो कहाँ से आता है, पहली बात तो सिंपल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो रेस्पिरेशन सिस्टम, जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो करते हैं, रिलीज करते हैं। और दूसरा क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से आता है। ज्वालामुखी जब आता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में बाहर आता है, तो वो हो गया। तीसरा, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से भी होता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से, यानी कि जैसे कोयला हुआ, तो इन सब के दहन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। यानी कि तो कार्बन आता कहाँ से है, ये हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया। फिर उसके बाद क्या होगा कि कार्बन जो है वो इनटेक कौन करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग तो रिलीज कर रहे हैं, तो इनटेक कोई ना कोई तो करेगा। ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए तो ऑक्सीजन हम लोग को कोई ना कोई तो देगा। तो इसका सीधा सा एग्जांपल क्या है, प्लांट है, जो कि क्या है, उसमें आएंगे स्वपोषित में, यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक करते हैं, यानी कि उसमें लेते हैं, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो यही जो कार्बन चक्र यानी कि कार्बन साइकिल की प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और किसी ने ऑक्सीजन रिलीज किया, यानी कि पूरा का एक साइकिल बना। साइकिल का मतलब ये होता है सिंपल सा मतलब कि संतुलन बनाना, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में ना हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, नियॉन है, बहुत सारे तत्व हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि बैलेंस रहे, तो तभी क्या होगा, तो इसीलिए हम साइकिल का वो करते हैं, मतलब साइकिल का निर्माण होता है। तो कार्बन साइकिल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर कार्बन साइकिल बना भी है, कैसे है, सबसे पहले क्या है कि कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ से, तो यानी कार्बनिक यौगिक जैसे कि पेट्रोलियम, यानी कि जो दहन से आया तो पेट्रोलियम, अकार्बनिक कार्बोनेट, कोयला से आया, चूना पत्थर, कार्बोनेट के पानी से, ये सब क्या हुआ, इससे कार्बन रिलीज हुआ। फिर उसके बाद श्वसन, हम लोग क्या, श्वसन और विघटन की क्रिया से, फिर वायुमंडल में उपस्थित ये पूरे इतना, इन सब चीजों से क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आया। फिर किसने कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया, यानी कि कार्बनिक यौगिक पदार्थ पादप, यानी कि प्लांट और क्या, ट्री, इन्होंने क्या किया, प्लांट और ट्री क्या करेगा, ये CO2 को इनटेक करेगा। तो ये पूरा साइकिल बना हुआ है। तो ये प्रकृति में कार्बन चक्र है, यानी कि कार्बन साइकिल है। जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो वो सौर विकिरण का है, यानी कि सूर्य का है, सूर्य की किरणों का। ये हमारा जल चक्र है, यानी कि वाटर साइकिल भी ऐसे ही है जैसे कार्बन साइकिल है कि संतुलन बनाए रखने के लिए वाटर साइकिल का प्रयोग, जैसे समुद्र, नदियों, इसमें जल है, नदियों का जल है, समुद्र का जल है, जल का वाष्पीकरण हुआ, धूप निकला, जल ऊपर गया, ऊपर बादल बना, फिर बादल बना तो फिर बादल बन के फिर पुनः वर्षा हुआ, फिर वो पानी जो है वो जल कहाँ पे आएगा, समुद्र और नदियों में आएगा। तो ये प्रोसेस है कि मतलब एक बार वाष्पीकरण होके ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद क्या, समुद्र और नदियों में आ जाएगा। तो ये चीज क्या है, ये जल चक्र है। तो जल चक्र में किसका अहम रोल है, सूर्य का, और कार्बन साइकिल में किसका अहम रोल है, प्लांट का है। अब ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी देखिए 2014 और 2011 में आए हुए हैं, और यूपीपीएससी आरओ में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, यानी कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। तो कौन कौन सी, तो प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करती, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करती है, यानी कि यह हमारे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को जोड़ती हैं।
श्वसन ये होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, श्वसन है। जैव पदार्थों का अपक्षय ये भी है। ज्वालामुखी क्रियाएं, इनकी वजह से भी क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है, तो ये भी है। यानी कि 2, 3 एंड 4 जो है ऑप्शन सी सही है इसका, 1 जो है ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो कौन नहीं बढ़ाता? श्वसन नहीं बढ़ाता, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का अपक्षय या ज्वालामुखी? तो प्रकाश संश्लेषण जो है इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ जाएगा? हम लोग पढ़े थे जल चक्र में, ये क्वेश्चन हम लोगों ने वहां भी समझा भी कि जैसे जल चक्र में सौर विकिरण का बहुत अहम रोल है, वैसे हमारे कार्बन साइकिल में प्लांट का अहम रोल है। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो ये है पहला ऑप्शन है, हवा के दबाव पे निर्भर करती है, कि वायुमंडल की नमी पे, जल चक्र पे, कि तापक्रम पे? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि वायुमंडल की नमी पे वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि क्या है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। इसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 3 रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वो क्या है, तत्व है, दूसरा यौगिक है, और तीसरा क्या है, मिक्सचर यानी कि मिश्रण है। तो तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है, मतलब जिस रूप में वो पाया जाता है उसको तत्व कहते हैं, जिसे रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा आगे क्या है, उपविभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उसका मूल रूप है, उसी को तत्व कहते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व का द्रव्यमान एक स्थिर अनुपात में संयोजित होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो तत्व हैं, जो तत्व मतलब अपने मूल रूप में पाए जाएंगे, और तत्वों का 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला करके यौगिक बनता है। ठीक है, और वो स्थिर अनुपात में मिलाए जाएंगे। मिश्रण ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में, तो बस माइनर सा डिफरेंस ये है कि अगर यौगिक और मिश्रण में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यौगिक में क्या बोला है, यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व द्रव्यमान में एक स्थिर अनुपात में संयोजित होंगे, यानी कि एक स्थिर अनुपात में, यानी एक फिक्स रेशियो में मिलाए जाएंगे यौगिक में। लेकिन मिश्रण में ऐसे पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जो किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, यानी किसी भी रेशियो में, जैसे 3:4 हो जाएगा, 3:4, 3:5 ऐसे होगा। लेकिन यौगिक में 3:3 ही होगा, 2:2 ही होगा। तो ये चीज है यौगिक और मिश्रण में, ये माइनर सा डिफरेंस है। अब क्या है, ये जो है इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं। ये कुछ गैसेस दी हुई है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। इनको हम लोगों को पूरा बेसिकली याद कर लेना है, इनके परसेंटेज भी याद कर लेने हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी नहीं पाई जाती तो उसमें 4 ये ऑप्शन दे देगा, एक कुछ दूसरा दे देगा ऑप्शन, तो ये याद कर लेना है कौन कौन सा है। जैसे पहला क्या है सबसे, अब एक और भी इस टाइप से भी पूछता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और सबसे कम मात्रा में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, और डिक्रीजिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करने को आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन जो है वो क्या है, सबसे अधिक प्रतिशत में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% जो है वो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो पहला नंबर यानी कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 20.95% यानी 20.95%। मोटी मोटा याद करो तो 21% जो है वो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑर्गन थर्ड नंबर की गैसेज है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में थर्ड नंबर पे कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑर्गन पाया जाता है, 0.93% पाया जाता है ऑर्गन। और कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पे है हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली गैसेस में, क्या है कितना परसेंटेज है, 0.036। मतलब अगर पूरा नहीं याद हो रहा तो एटलीस्ट फोर्थ तो हमको याद ही करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 पाया जाता है परसेंट। नियॉन कितना, नियॉन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में फिफ्थ नंबर की गैसेज है, नियॉन कितना पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, 0.002%। और हीलियम कितना पाया जाता है, 0.0005 यानी कि 0005। क्रिप्टॉन कितना पाया जाता है, तो 0.0001 पाया जाता है परसेंट। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 0.40
5 पाया जाता है, और जीनॉन। तो ये सब इतना नहीं, बस ये याद कर लीजिए, 4 तक इनका अरेंज करने के लिए आएगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना लगभग 21%, ऑर्गन कितना 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03%, 36%। और फिफ्थ नंबर की कौन सी गैसेस है, तो नियॉन है। हीलियम कितना पाया जाता है, तो 0.0005 यानी कि 0.05 पाया जाता है परसेंट। और सबसे लास्ट यानी कि सबसे कम गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है प्रतिशत में, तो वो है जीनॉन। जीनॉन लिस्ट है, मतलब सबसे कम मात्रा में पाई जाती है जीनॉन। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन। तो इसको एकदम याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे होता है, ये करके डायग्राम में बताया गया है। कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि पौधे हैं, पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया अपना जब क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे। यहाँ पे देखिए बना है CO2 को ये इनटेक करेंगे और क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन यानी कि O2 को रिलीज करेंगे। किसको देंगे, जंतुओं को, जीव जंतुओं को देंगे। जीव जंतुओं से जो CO2 है वो उसको क्या करेंगे, ये इनटेक करेंगे। तो ये ऐसा कार्बन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन का जो साइकिल है ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है इसको वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायु एक क्या है, मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा तत्व है कि यौगिक तत्व पढ़ा, यौगिक पढ़ा और मिश्रण पढ़ा। तो वायु क्या है, वायु क्या है, मिश्रण है। अभी कैसे प्रूफ हो जाएगा कि ये मिश्रण है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि यौगिक और मिश्रण में माइनर सा डिफरेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर हम निश्चित मात्रा में मिलाएं, यानी कि निश्चित मात्रा नहीं सॉरी निश्चित अनुपात में मिलाएं तो वो यौगिक कहा जाता है। लेकिन मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक तत्वों को ही मिलाएंगे, लेकिन उनका फिक्स रेशियो नहीं रहेगा, उनका रेशियो जो होगा वो डिफरेंस भी हो सकता है, यानी होगा ही। तो उनको फिक्स रेशियो में नहीं मिलाएंगे, यानी कि निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, वो हमारा यहाँ पे है। तो ये जो क्वेश्चन है, वायु क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण में क्या, वायु में क्या क्या पाया जाता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78.08% पाया जा रहा है, ऑक्सीजन इतना पाया जा रहा है। तो सब सारे रेशियो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिश्रण, मिश्रण में रेशियो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस वजह से वायु क्या है, एक मिश्रण है। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, मिश्रण ऐसा पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, इसमें यौगिक भी आ सकते हैं, और यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व ही बस होते हैं जो कि एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। लेकिन मिश्रण में ऐसा पदार्थ है मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें क्या मिश्रण क्या है, वायुमंडल में मतलब एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो पूरे गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ऑर्गन है, नियॉन है, तो ये सब चीज है। ठीक है, जीनॉन सबसे लीस्ट पाया जाता है। अब उन गैसों का जो हम लोगों ने पढ़ा उनको नोबेल गैसेस भी कहते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। तो कौन सी नहीं पाई जाती, हम लोगों ने भी नोबेल गैसेस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से हैं। तो हीलियम है नोबेल गैसेस, ऑर्गन भी है और नियॉन भी है। तो कौन, रेडॉन जो है वो नहीं है नोबेल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा 78% पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सी गैसेस पाई जाती है, तो वो 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो क्या है, वो नाइट्रोजन है। तो मतलब ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पौधों का नहीं है कार्य, मतलब कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना ये काम है उनका, सौर का भी अवशोषण करते हैं। वायु का प्रदूषण ये पेड़ पौधों का काम नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही है। ऑक्सीजन की विमुक्ति यानी ऑक्सीजन रिलीज करते ही है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक है। तो इसमें सबसे कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें क्या है, धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही बना है। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कागज के थैले का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक पहलू से संबंधित है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम गरीबी को कम कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण पे हमारे
हमारे एकदम मतलब सकारात्मक पहलू ही है, नहीं, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जो है इस पे पहलू मतलब देखे प्रभाव पड़ सकते हैं या देखे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम गरीबी को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक गांव में एक फैक्ट्री लगा दिया, तो उससे क्या हुआ, बहुत लोग बेरोजगार थे, उनको नौकरी तो मिल गई, वो नौकरी कर रहे हैं अपना, मतलब उनको इतने पैसे मिल जा रहे हैं कि उनके गुजारा, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा पहले से जो है वो सही हो गया है। लेकिन जो हमारे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, जो गंदा पानी है, गंदा पानी वो नदियों में जा रहा है, तो नदी प्रदूषित हो रही है, तो हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जो धुआं निकल रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रहा है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो गरीबी है वो पर्यावरण पे दो मतलब बस सकारात्मक ही प्रभाव डालेगा, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का प्रभाव पड़ सकता है उसकी वजह से। तो इसमें इतना ही है। और हम लोगों ने जो डिटेल में पर्यावरण सुरक्षा, इसका जो है पर्यावरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितने हैं 17 गोल है, 2030 तक क्या करना है उसको हमें अचीव करना है, 16 गोल इंडिया को अचीव करना है। तो वो सब हमें जो 17 गोल है उसके नाम हमें सिक्वेंस वाइज याद कर लेने हैं, वो अभी आगे आएगा। और जो अगर किसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो हमारे पिछले फर्स्ट लेक्चर में जाकर के आप देख सकते हैं, तो आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, तो पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण और मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, तो ये सभी है पर्यावरण अपकर्ष का मतलब। अपक्षय का विचार संबंधित है, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टान को सूक्ष्म कणों से विभक्त करती है, उसको अपक्षय कहते हैं। ये अपक्षय जो है ये क्या, पर्यावरणीय अपकर्ष जो है एक माइनस है, इसमें दोनों में भी डिफरेंस है। पर्यावरणीय अपकर्ष जो है ये मानवीय क्रियाओं द्वारा, मानवीय गतिविधियों द्वारा जो प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरणीय अपकर्ष है। लेकिन जो अपक्षय है वो क्या है, वो एक प्राकृतिक क्रिया है, यानी कि ये मानवीय नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये क्या है, नेचुरल है। यानी कि प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों से विभक्त करती हैं, जैसे ज्वालामुखी आया और कोई बहुत बड़े चट्टान है वो टूट रहे हैं, तो ये सब क्या है, अपक्षय यानी कि प्राकृतिक क्रिया से हो रहा है। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, बड़े बड़े चट्टान है उसको सूक्ष्म कण यानी कि छोटे छोटे कणों में उसको तोड़ दिया। निम्न में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो किसका, गरीबी का कम करना, यानी कि गरीबी का कम करना अभी हम लोगों ने समझा कि ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध, इसका मतलब दोनों प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी कर रहे थे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास, ये है क्या। अब यहाँ पे इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने का जो गोल है वो इंडिया का कितना है, 2030 तक प्राप्त करना है, हमें अपने 16 गोल को प्राप्त करना है 2030 तक। अब ये धारणीय विकास का लक्ष्य जो है सबसे पहले किस सन में, किस सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को वो सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रस्तावित किया गया था कि हमें इस गोल को अचीव करना है। 16 इंपॉर्टेंट गोल हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये क्या है, कभी कभी दे देता है नंबर 1 नंबर 2, मतलब सिक्वेंस वाइज की नंबर 1 क्या है, तो गरीबी की समाप्ति है कि भुखमरी से मुक्ति है, तो ये ऐसे करके पूछता है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला हमारा इसमें क्या है, पहला क्या है, नो पॉवर्टी, पहला हमारा है नो पॉवर्टी। दूसरा क्या है, जीरो हंगर। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा हमारा क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जेंडर इक्वालिटी पांचवा है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन क्या है, छठा है। और यहाँ पे क्लीन एनर्जी की बात करें यानी कि स्वच्छ ऊर्जा, तो वो क्या है, वो 7th है यानी कि 7वां है। और इकोनॉमिक वृद्धि यानी कि आर्थिक वृद्धि की बात करें तो ये क्या है, 8वां नंबर है। उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास अगर करें तो 9वां है। असमानताओं में कमी तो 10वां है ये। और यहाँ पे हमारा सस्टेनेबल सिटीज की बात करें तो 11वां है। और 12 हमारा जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट चेंज 13वां है। जलीय जीवों का सुरक्षा वो एक्वा उसमें जो आएंगे जलीय जीव, तो ये 14वां है। स्थलीय जीवों की सुरक्षा का 15वां है। और 16 हमारा शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं लक्षणों के लिए भागीदारी,
लक्ष्यों के लिए भागीदारी 17 है। तो ये गोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रिक बना के या कैसे भी करके आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में है कि अभी ये तो पुराना है, 2023 में अगर देखें तो 2023 में इंडिया का रैंक जो है वो है 112 आउट ऑफ 166 कंट्री। तो एसडीजी में जो इंडिया का 112 रैंक है 166 देशों में। ये एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में इंडिया का जो रैंक है वो 112 है। ये अभी के लिए हम लोग याद कर लेते हैं, जब रिपोर्ट नया आएगा तो हम लोग अपडेट कर लेंगे मतलब। अब यहाँ पे वही सब पूरा बताया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या है, करंट ओरिएंटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, और एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि उसको अरेंज करने के लिए दे देता है, कि जो हमारे गोल हैं उसको अरेंज करने के लिए दे देता है। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार कब आया? 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने क्लब ऑफ रोम में कहा गया था। तो ये गलत है, क्लब ऑफ रोम में नहीं कहा गया था। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 प्राप्त करने मतलब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो ये सही है, यानी कि 2 सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो है सबसे पहली बार सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन जो हुआ था उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का की अवधारणा मतलब कि विकास का अवधारणा आया था, और फिर उसके बाद उसी टाइम से हम लोगों ने लक्ष्य वो किया था कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया था। अब यहाँ पे ये करंट ओरिएंटेड है कि 2017 का पूछा है कि क्या कौन सा स्थान था। अभी 2023 का देखिए तो 112 रैंक है इंडिया का 166 देशों में। ये भी करंट ओरिएंटेड है, तो करंट चेंज होता रहता है। एक क्वेश्चन है, भारत में देखें तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कि कार्यान्वयन करने के लिए कौन सी नोडल संस्था है? तो कौन सी है संस्था? नीति आयोग जो है ये इंडिया में है संस्था, जो कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये सही है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर एक कथन की व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में आया हुआ था प्री में। तो आज हम लोग यही तक करते हैं, और आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।